नमस्कार, मैं हूं कविता मालपानी। सिटी चैनल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर आज हमारे बीच अमरावती की प्रतिष्ठित महिला आईएमए वुमेन विंग की सारी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आज हम उनसे महिला दिवस पर यूथ विंग जितने भी युवा हमारे हैं जो कि विवाहित हैं या विवाह के लिए अभी रेडी हैं, उन सभी के लिए और आज फैमिली वैल्यूज़ इस विषय पर आज हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने से पहले मैं नारी के लिए कहना चाहूँगी कि नारी में है ब्रह्मांड की शक्ति, नारी में है ब्रह्मांड की शक्ति। मासूम सी वो बेटी है, केयरिंग बहन है, अंडरस्टैंडिंग दोस्त है, डेडिकेशन पत्नी है, आशीष दादी माँ है, तो ममत्व वो माँ है, ममत्व वो माँ है, तो नारी है घर की धुरी। तो चलिए आज हम मिलने जा रहे हैं आईएमए वुमेन डॉक्टर्स विंग अमरावती के हर फील्ड की डॉक्टर्स की संस्था से। सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ प्रेसिडेंट डॉक्टर जागृति शाह, नमस्ते, और सेक्रेटरी डॉक्टर उषा गजबिये, और सीनियर फिजिशियन एंड काउंसलर डॉक्टर मोहना कुलकर्णी मैडम, जिनसे आप सभी पूरा अमरावती परिचित है, और गायनिक सोसाइटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मीनल जी देशमुख, और साथ ही हैं गायनिक सोसाइटी सेक्रेटरी डॉक्टर शलाका बारी। आज हमारी चर्चा का विषय है कि यूथ आज का, विवाहित अविवाहित और हमारे फैमिली वैल्यूज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डॉक्टर जागृति मैडम नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम और इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो विषय कविता जी मालपानी ने बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरा ये मानना है कि मेरा नहीं, पूरे संसार का, पूरे जग का मानना है कि नारी तू नारायणी, यानी नारी एक ऐसी शक्ति है, उसको नारायणी कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी यह जो उक्ति है वो हमेशा हमें सदैव याद दिलाती है। महाभारत की यह उक्ति है और हमें सदैव ये बताती है कि नारी का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। तो यह स्थान नारी हमेशा से लेकर ही चलती है, लेकर ही उसका जन्म होता है। तो आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कितने सालों से नारी का क्या महत्व है ये तो पूरे संसार को मालूम है, पूरे समाज को भी मालूम है। पहले एक टाइम ऐसा था पास्ट में, मतलब तब ऐसा था कि बच्ची का जन्म होना ही एक श्राप माना जाता था। यानी लड़की ने यदि जन्म ले लिया तो ऐसे सभी को बहुत नाराज़गी होती थी, उसके ऊपर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो जाती थी। फिर वो धीरे धीरे कम होने लगा। हाँ, सरकारी नियम भी बन गया, सरकारी नियम ने साथ दिया और डॉक्टर्स ने और जनता ने, सब ने साथ दिया, तो यह चीज़ काफ़ी हद तक के कम हो गई। फिर हमने क्या कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को हम पढ़ाने लगे, इतना अच्छे से पढ़ाने लगे जगह जगह। फिर से सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि कन्या को फ्री एजुकेशन मिलने लगा, वो बहुत पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, और हमें भी यही चाहिए था ना, वह भी होने लगा। फिर क्या हुआ कि महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट आ गया। वो एम्पावरमेंट ऐसा हुआ, यानी नारी ऐसी इतने अच्छे तरह से जागृत हो गई कि उसने ना केवल उच्च शिक्षा ली, ना ऐसा कोई फील्ड ही ऐसा नहीं रहा जहाँ पर नारी ना हो। जैसे गवर्नमेंट ने भी, पार्लियामेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो, वहाँ पर भी एक परसेंटेज लेडीज़ के लिए रखा है। पहुँच गई। और क्यों पहुँची? क्योंकि नारी ने खुद ने भी बहुत मेहनत की है। आपने अभी जो कविता पढ़ी है, वह कविता में सब कुछ समा गया है। यानी वह एक नारी होते हुए भी उसे मालूम है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं मेल से डिफरेंट हूँ, मतलब पुरुष से वो बहुत अलग है। फिर भी वो अलग रहते भी वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने लगी कि उसका एक बहुत ही बड़ा स्थान हो गया समाज में। सही है ना मैडम? हम लोग आज की समस्या पर आ रहे हैं। हाँ, जैसे जो अभी विवाहित हैं या जिनका विवाह होने वाला है,
तो जो यूथ हैं और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं वो कहीं लैकिंग महसूस हो रही है। वही कहने जा रही हूँ कि फीमेल का एक सशक्तिकरण हुआ और उसने बहुत अच्छा स्थान समाज में ले लिया। अब वो जो उसका स्थान है यानी वुमेन एम्पावरमेंट, वो कब पूरा माना जाएगा? कब पूरा माना जाएगा? जब वो स्त्री वो लड़की या वो स्त्री यह समझने लगे कि मुझे मेरा काम भी करना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हो? घर से हो, घर से हो। जैसे हमारी कहावत है ना, हर चीज़ घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो आज का जो अपना विषय है उसमें यही कहना है कि लड़कियों को और स्त्री को तो हम बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस करने लगे जैसे कि हम सभी ही यहाँ पर डॉक्टर हैं। ऐसे तो कईयों स्त्री है जो बहुत अच्छा स्थान अभी समाज में ले चुकी हैं, लेकिन वह लेते हुए भी उसने कभी भी भारतीय संस्कृति को नहीं भूला और सामाजिक व्यवस्था और फैमिली, मतलब जो अपनी फैमिली की जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं और पारिवारिक जो कल्चर है, वैल्यूज़ है, उसको ले कर ही वो साथ चली। जो लेडीज़ ये साथ में लेकर के चली हैं, मैं तो उसी को ही सक्सेसफुल कहूँगी। क्योंकि ये इस जनरेशन की बात है मैडम। हाँ, 45 से 60 की जो जनरेशन चल रही है अभी, उन तक ये सीमित हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। जो समाज के सामने आज समस्या पैदा हुई है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा सबका कहना ये है कि ये जो चीज़ें हमने कही कि वो एम्पावर हो गई है वुमन, तो अभी भी आगे होगी ना, हमें क्यों डाउट रखना है? हमें ये कहना है, मतलब अभी की जो यंग जनरेशन है उनको कुछ बातें हमें कहनी है। इसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें कुछ बातें उनको सिखानी है, हमें बताना है कि सामाजिक व्यवस्था क्यों उसमें इम्बैलेंस हो रहा है। कुछ आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सच है। इम्बैलेंसेस हमारे सामने में आकर के खड़े हो गए हैं, न जानते हुए, न समझते हुए, कहीं पता ही नहीं चला कि इम्बैलेंस कहाँ से आ गया। तो ये बैलेंस को कैसे बनाए रखना, उसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो मैंने प्रस्तावना दी, अभी मेरी तो यही इच्छा है कि ये आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, विश्व का दिन है, तो हमें ये मैसेज देना है न्यू जनरेशन को कि आप बहुत पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करो, बहुत ही सक्सेसफुल रहो, लेकिन उसके साथ साथ में अपना जो दायित्व है अपना परिवार की तरफ में, वो कभी ना भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसको साथ में लेते लेते हुए कैसे उसको बैलेंस करना है वो आपको सीखना होगा। यानी उसके लिए जिम्मेदार वह लेडी अकेली नहीं, पूरा उसका घर, यानी उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसके जो पति है वो, और समाज, ये सभी उसके साथ साथ चले, उसको साथ दे, तभी ये काम हमारा पूरा हो पाएगा और हम बहुत अच्छा समाज बना पाएंगे। आप लोग क्या समझते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं? नमस्कार, सर्वप्रथम महिला दिनाच्या शुभेच्छा। आणि हा विषय पुढे नेताना जागृती मॅडमनी जे सांगितलं, सर्वप्रथम मी मराठीत बोलते, चलेगा जी मला परवानगी द्या। जागृती मॅडमचा जो मुद्दा होता की आजची तरुण मुलं मुली गृहस्थाश्रमात प्रवेश करतायत आणि एक स्वतःचं घर, स्वतःचं कुटुंब आणि ह्या समाजाचा एक भाग म्हणून नव्याने आपलं व्यक्तिमत्व, आपली जबाबदारी आता सांभाळायला सुरुवात करतायत। आणि त्या पिढीला आपल्याला आज उद्देशून काही बोलायचं आहे, जे लग्न करू इच्छितात किंवा आता नुकतीच ज्यांची लग्न झालेली आहेत आणि एक समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून ते ह्या पुढचं 30, 40, 50 वर्षाचं आयुष्य जगणार आहेत। मला असं वाटतं दोघांनाही, स्त्री पुरुष दोघांनाही, पती पत्नींनाही एक फार मोठी ही वैश्विक अशी जबाबदारी आहे की जर आपण एक नवरा बायको हे एक युनिट आहे असं जर का म्हणलं तर या संपूर्ण ग्लोबलायझेशन हा शब्द अलीकडे खूप वापरला जातो, या ग्लोबलायझेशनच्या युगामध्ये अशी अनेक आनंदी, सुखी, समाधानी, यशस्वी असलेली जर का पती पत्नीची युनिट्स असतील तर आपण इनडायरेक्टली नव्हे, डायरेक्टलीच हे विश्व अधिक सुखी, समाधानी, आनंदी करण्याची आपली जबाबदारी आपण पूर्ण करतोय असं मला वाटतं। त्यामुळे पती पत्नी म्हणून आपलं होणारं नातं, आपण सुरू असणारा संसार ज्याच्यामध्ये अनेक कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या आहेत, त्या आपण कशा पार पाडतो
आणि एक आपल्या एक वैयक्तिक आपल्या एक दोघांचं असं सहजीवन आपण कसं पुढे नेतो हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्याकडे एक नेहमी असं म्हटलं जातं की लग्न हे नुसतं मुलामुलीचं दोन व्यक्तींचं होत नाही, ते दोन कुटुंबांचं लग्न होत असतं. आणि अशी अनेक कुटुंब एकमेकाला जोडत 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 समाजामध्ये एक लिंक, एक साखळी तयार होत असते. पण मुळामध्ये जर का या पती पत्नीचं नातंच अधिक सशक्त, अधिक विकसित, अधिक मॅच्युअर, प्रगल्भ असं जर आपण करू शकलो तर त्यांना जोडलेले जी कुटुंब आहेत, त्यांना जोडलेला जो मित्रपरिवार आहे, समाज आहे, तोही हळूहळू ह्यामध्ये गुंतत जाईल, एकत्र होत जाईल आणि तो आनंदी होत जाईल. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ही मुलं लग्न करण्याचा विचार करतील, आपला जोडीदार निवडतील, ती फार एक जबाबदारीची गोष्ट आहे हे त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. नुसताच जोडीदार निवडण्यामध्ये खूप चॉईस ठेवणं, मी विवाहपूर्व मार्गदर्शनाचं काम करते त्यामुळे माझ्या असं लक्षात आलेलं आहे की खूप खूप मोठ्या अपेक्षा ठेवून आपला जोडीदाराकडे बघितलं जातं. म्हणजे मी सगळ्यांना असं सांगते की तुमच्या 10 अपेक्षा असतील आणि त्यातल्या 4 किंवा 5 पूर्ण झाल्या तर तुम्ही स्वतःला खूप लकी समजा. म्हणजे यू आर मोर दॅन लकी. जर 4 त्यातल्या 10तल्या 4 पूर्ण झाल्या तर यू आर मोर दॅन लकी. पण 10 अपेक्षा ठेवण्यात काही चूक नाही. पण सध्याच्या तरुण पिढीचा एक सध्या जो विचार आहे की मला जे जसं पाहिजे ते तसं मिळालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मी कितीही वेळ थांबायला तयार आहे. ह्या वेळ जाण्यामध्ये बरेचदा जी एक वेळ काळ निघून जातो आणि एक कुटुंब निर्माण करण्यासाठी जी इच्छा असते, शक्ती असते, उत्साह असतो, तो वेळही खूप उशीर होत जातो. अलीकडे आपल्या तुमच्याही लक्षात काफी एज आज म्हणजे मुलीचं वय 25-27 व्हायला लागलं आहे, मुलांचं वय 30-32 व्हायला लागलेलं आहे. त्यामुळे ह्या वयामध्ये जर खरोखर आपण असं अपेक्षा केली एक पालक म्हणून सुद्धा की ह्या वयात मुलं मॅच्युअर्ड आहेत असं आपण समजायला हरकत नाही आणि ते योग्य पद्धतीने जोडीदार तर निवडतीलच, पण त्याच्यासोबतचं जे सहजीवन आहे, जो संसार आहे, जी एक सामाजिक घटक म्हणून आपली जी जबाबदारी आहे तीही अधिक चांगल्या पद्धतीने निवडतील. कारण जेव्हा तुम्ही एक पती पत्नी नातं हा शब्द मी फार महत्त्वाचा मानते, ते नातं आणि त्याच्या अनुषंगाने येणारी अनेक दुसरी नाती जी असतात ती आपण कशी सांभाळतो, ती आपण कशी मोठी करतो, ती किती आनंददायी करतो, किती अर्थपूर्ण करतो, हे फार महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे नवीन लग्न होणाऱ्या किंवा नवीन लग्न झालेल्या ह्या तरुण पिढीकडनं ही एक आमची अपेक्षा आहे की ह्या नात्यांचा त्यांनी अभ्यास करावा, ह्या नात्यांकडे लक्ष द्यावं, त्या अधिक चांगली आनंददायी कशी होतील ह्याच्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न पण त्यांनी करायला हवेत. नमस्कार मॅडम, खूप छान बोलल्या नात्याबद्दल आणि पती पत्नीच्या नात्याबद्दल खूप छान बोलल्या मॅडम. आणि पती पत्नी सोबत जे बाकीचे जे नाते आहेत, सासू सासरे, आई वडील, दीर भाऊजय, नणद, हे जे नात्याबद्दल बोलल्या ते मॅडम खूप छान बोलल्या. पण सध्या काय होत आहे, जनरेशन गॅप खूप झालेली आहे. म्हणजे जे नवीन जोडपं येत आहे आणि जे सासू सासरे होत आहे त्या दोघांमध्ये खूप जनरेशन गॅप होत आहे. तर सासूच्या अपेक्षा बऱ्याच असतात सुनेपासून आणि सुनेला असं वाटते की सासू वारंवार अशी टोमणे मारते मला की आम्ही हे केलं होतं, आम्ही ते केलं होतं, तुम्ही हे नाही, साध्या ह्या गोष्टी करू नाही शकत. तर मला असं वाटतं जनरेशन गॅप खूप होत आहे. तर प्रत्येक सासूनी तिच्यासुद्धा अपेक्षा कमी करायला पाहिजे आणि सुनेने सुद्धा अपेक्षा कमी करायला पाहिजे. म्हणजे सासूनी पण ॲडजस्ट करायला पाहिजे आणि सुनेने सुद्धा ॲडजस्ट करायला पाहिजे. सुनेने सुद्धा खूप अपेक्षा नाही ठेवायला पाहिजे आणि सासूनी सुद्धा खूप अपेक्षा ठेवायला नाही पाहिजे. म्हणून याच्यात काय होतं आहे की आजकालच्या सासूआ सगळ्याच माझ्या वयाच्या आहेत, माझ्यापेक्षा थोड्या जास्ती आहेत, तर त्या सगळ्या शिकलेल्या आहेत, सुंदर आहेत, सगळ्यात छान अपग्रेडेड आहे. तर त्यांचा त्या वेगळ्या एका स्टेटसला आहे आणि सुना खूप शिकून आलेल्या आहेत. तर सुनांचे काय होत आहे, त्यांची इगो प्रॉब्लेम येत आहेत. त्यांचं जे मॅच्युरिटी लेवल आहे, मॅच्युअर आहेत त्या, पण इगोच्या बाबतीत जे मॅच्युरिटी लेवल जे आपण त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे ती मॅच्युरिटी लेवल त्यांची आलेली नाही आहे. तर सुनांनी सुद्धा तेवढ्याच यांनी समजून घ्यायला पाहिजे आणि सासूंनी सुद्धा तेवढ्याच यांनी समजून घ्यायला पाहिजे. आणि जेव्हा त्या एकमेकींना समजून चालतील
तेव्हाच त्या घरचं वातावरण किंवा आजूबाजूचं जे वातावरण आहे, आई वडिलांसोबत, सासू सासऱ्यांसोबत, नणंदेसोबत जे नातं आहे ते चांगलं होईल. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतंय की एकल कुटुंब होत आहे, ऍडजस्टमेंट नाही राहत आहे, तर मग ते सेपरेट होत आहे किंवा त्याच घरात दिसतंय सुंदर घर, एका सुंदर घरात सगळे खूप छान राहून राहिले, पण आतमधलं वातावरण जे प्रेम मिळायला पाहिजे, जे एकमेकांबद्दल जे एकमेकांचे संवाद राहिले पाहिजे ते नाही राहून राहिले आहे या इगो प्रॉब्लेममुळे. मिनल एक मिनिट गंमत म्हणून सांगते. परवा आमचं एक प्री मॅरेज काउन्सिलिंगच्या वर्कशॉपमध्ये एक गंमत म्हणून असं केलं की नवरा नवरीची पत्रिका मिळवायच्या ऐवजी सासू सुनेची पत्रिका मिळवायला सुरुवात केली पाहिजे असं परवा आमची एक कमेंट आली होती. आणि मला ती खरोखरच फार फार महत्त्वाची वाटली की आपल्याला हा जो प्रश्न येतो, अडचणी येत आहेत, त्याच्यासाठी सुनेनी आता जसं म्हटलं की सुनेनी शिकायला पाहिजे, तशाच सासवांना सुद्धा खूप बदल करण्याची गरज आहे. आपण नहीं मैडम, त्याच्यानंतर अपनी जो जनरेशन 45 से 60 वाली जो जनरेशन है उसने अपने आप को अपग्रेड किया है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं. वो बच्चे ये चाहते हैं कि आप लोग सीखिए, हम नहीं सीखेंगे. नहीं कविता मैडम, भी सीखना चाहिए और उन्होंने भी. हाँ. माने ये भी जनरेशन गैप तो हो रही है, तो ये भी एडजस्ट होंगे. और उनका क्या है कि सास ससुर ने एडजस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं रहता. यंग जनरेशन ने भी एडजस्ट करना चाहिए और ओल्ड जनरेशन ने भी एडजस्ट करना चाहिए. इसके ऊपर मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी. आपने बहुत सही कहा. मीनल मैडम ने जो अभी कहा ना कि एडजस्टमेंट करना चाहिए दोनों पीढ़ी ने, बिल्कुल सही है. अब इसका एक इलाज बताती हूँ, एक उपाय बताती हूँ कैसे होगा ये. क्योंकि वो तो अपनी सब धारणाएं लेकर के वो बहू हमारे घर में आई है, और आपकी भी धारणाएं ऑलरेडी बनी हुई है ना, क्योंकि आप बहुत सारे चीज़ों में से निकले हुए हैं और तब ये स्थान पर पहुँचे हैं. और आपको हमेशा लगते रहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बहुत तकलीफ़ें मतलब सह करके हम आज ये स्थान पर पहुँचे हैं. अब इसका इलाज ये है कि क्या करना चाहिए कि दोनों ने, सास ने बहू ने साथ में बैठ करके वीकली एक बार अच्छा सा कम्युनिकेशन करना चाहिए. हाँ, कि एक वीक में एक ही बार 1 ही घंटा दे दो कि मम्मा आपकी ये बात मुझे थोड़ी नहीं ठीक लग रही है, या बहू ऐसा बोल दे और माँ भी ऐसा बोल दे ना. मतलब सासू माँ है वो, अब वो सासू नहीं है, वो माँ है. जिस दिन से हर सासू ने ये समझना शुरू कर दिया कि वो माँ है, माँ बन गई, यानी क्या बेटी के लिए ये जैसा हम करते सोचते सेम वैसा ही अपनी बहू के लिए भी सोचने लगे. और वो भी उसको बता दें कि हाँ तुम्हारा कहाँ पर ठीक नहीं है, या हम इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं. कुछ ना कुछ चेंज तो ला ही सकते ना, कुछ हम बदल जाए, कुछ वो बदल जाए. तो आपने जो चिंता व्यक्त की है वो बिल्कुल सही है, और उसका इलाज भी इस तरह से हो सकता है, अच्छे कम्युनिकेशन से. बहुत अच्छा इलाज बताया मैडम आपने. तो मैडम, बारी मैडम भी कुछ शायद कहना चाहेंगी इस विषय पे. हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमेशा हमारा फोकस लेडीज़ पे, लड़कियों पे ही होता है. हम जो भी दुनिया भर की चीज़ें लड़कियों को ही सिखाते हैं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुमने ऐसा करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है इतने साल हो गए हम स्त्री सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, हम लड़कों के बारे में कभी सोचा क्या कि उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है. कुछ चीज़ें हमने लड़कों को भी सिखानी चाहिए. सास बहू का तो ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, ये तो चलते ही रहेगा. लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ आ रही है? खुद पति पत्नी अपने आप से मेल रख पा रहे हैं क्या? सास तो दूर की बात है, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी ले तो हस्बैंड वाइफ की खुद में बन रही क्या? इतने एम्बिशियस दोनों हो गए हैं, वो एक साथ चल पा रहे हैं क्या? सास तो शी विल कम इन द पिक्चर आफ्टरवर्ड्स, पहले दोनों तो अपने आप से निभा ले. ये पॉइंट पे हम आ गए. मतलब एम्बिशन दोनों में है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ना चाहिए. इसलिए हम लोगों ने अपने लड़कों को सिखाना की जरूरत है. जो एडोलेसेंट एज के बॉयज़ है, घर का काम सिर्फ बहन करेगी, भाई कुछ नहीं करेगा. भाई खेलेगा, लेट आएगा, चलेगा, बहन ने जल्दी ही आना चाहिए. ये थोड़ा मतलब जो सेंसिटाइजेशन है, हाँ, बॉयज़ का अगर हो तो वो अपनी लाइफ में आगे चल के थोड़ा बैलेंस बनाकर डिसीजन लेना सीखेंगे. मतलब आगे फिर काफ़ी मैरिजेस में जैसे आपको भी आते होंगे प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ दैट कि सास बहू के प्रॉब्लम ज़्यादा है ना. तो मुझे लगता है कि ज्योतिषी की भी बात याद आई. उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास कुंडली मिलवाने के लिए लोग शादी के बाद ज़्यादा आते हैं. नाही, मला असं वाटतं शलाकाजी, जेव्हा मी प्री मॅरेजचे क्लासेस घेते ना,
त्यावेळेला समजा एक सांग 15-20 मुलांची बॅच घेते, मुलींची म्हणजे, तर त्या 15पैकी ना जवळजवळ 12 किंवा 13 मुली असतात हां, आणि हार्डली 2 किंवा 3 मुलगे येतात. हा, कारण की मुलांना कारण काही मुलांना शिकवतच असं नाही आपण. नाही, त्यांची क्लिअर कट अशी हां. अंडरस्टँडिंग असते की की मला काय everything फरक should be adjusted by पडतो, the मला person. तर काय चेंज मला तर काय फरक पडतच नाही. त्यामुळे माझ्या आयुष्यात लग्न झाल्याने काहीही फरक पडणार नाही आहे. माझं आधी जसं होतं तसंच आयुष्य पुढे चालू राहणार आहे. त्यामुळे मला ह्या प्री मॅरेजची किंवा त्याच्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करण्याची गरजच नाही आहे. असं म्हणजे परवा मी हेच वाक्य सांगितलं की जी व्यक्ती लग्न करायचंय असं म्हणते पण स्वतःमध्ये बदल करायला तयार नाही आहे, तिने लग्न करू नये. इतका मी स्पष्ट इथे देते. इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, डोंट गेट मॅरिड. और मैडम आप क्या कहना चाहिए? मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, आप पहले से जो लड़का है लड़की है ये सबने एक दूसरे से जो भी है पहले बात कर लेनी चाहिए कि मुझे मेरी ये एम्बिशन है. लेकिन एम्बिशंस आप रखो, जैसे मैडम ने भी कहा था कि आप एम्बिशंस रखो, लेकिन सेंटर पॉइंट जो भी है वो फैमिली होनी चाहिए. संभाल के ही काम करना चाहिए कि आपका फैमिली एक है, फैमिली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कोई भी रीज़न के लिए. बिल्कुल. आप पढ़ो, आगे पढ़ो, या फिर बड़ी पोस्ट पे जाना चाहो, या कोई फॉरेन जाना उन्नति चाहता करो, है, कितनी भी उन्नति फॉरेन करो, जाना कितना भी चाहता progress है, या पढ़ना चाहता है, या कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, तो ये भी करते हैं. तो ये हायर एजुकेशन के साथ में फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना है. फैमिली चल रही है, आप अपनी बात करो, अपने फैमिली की मतलब पहले सेटल वो वहाँ करिए. और जैसे फैमिली में भी प्रॉब्लम होते हैं तो सबने मिलके उसको सेटल करना चाहिए, रादर देन कि Communication gap नहीं कम्युनिकेशन हो. नहीं कि मैं तो मेरा देखूंगा या मेरा देखूंगी, बाकी का लोग देखते बैठे. मैं मेरा नहीं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए. सभी का विचार करना चाहिए कि ये अब इनका क्या होगा, या फिर ये मैं तो काम कर रहा हूँ ये. और फिर जैसे कोई दिन भर कोई क्लिनिशियन रहता है, जैसे हम डॉक्टर लोगों में कोई क्लिनिशियन रहते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, दिन भर बाहर रहते हैं, काम करते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते. तो ऐसे लोगों में फिर बच्चों पे कौन ध्यान देगा? तो ये सब भी पहले थोड़ा सा मैनेज और ये करते जो हुए लड़ाई झगड़े जब होते हैं ना पेरेंट्स के, तो हाँ. उनका असर बच्चों पर भी होता है. और बच्चों पे भी जो बहुत भी ज़्यादा है असर बात होता है. जो भी होता है सबने मिल के बात कर लेनी चाहिए. कि जैसे मैडम ने कहा कि वीकली बात कर लेनी चाहिए. जो भी है आप बोलो कि हम लोगों की ये प्रॉब्लम है, अपन इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो ये है, ये बात हमने जैसे करी सबने कि ये हम ये सोच रहे हैं कि इम्बैलेंस किस वजह से हो रहा है. जी. हाँ, और उसके हम लोग कारण निकाल रहे हैं. लेकिन एक बात और कविता जी हमें महसूस हुई कि जैसे यंग जनरेशन जो है उनसे बात करी, जिनको अभी मैरिज करना है, जो वो एज में आ गए हैं, उनसे भी बात करी हमने. तो हमें ये पता चला कि उनका ये कहना है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों का एक ही कहना है कि हमें तो और प्रोग्रेस करना है, हमें सेटलमेंट करना है, अपना सेटल होना है. ये वर्ड है उनका, सेटल होना है. सेटल का मीनिंग क्या है कि उनका इंडिपेंडेंट घर हो, उनके पास में कार हो, अच्छे से अच्छा सब कुछ साधन हो. इसको सेटलमेंट यदि कहते हैं तो फिर कितना टाइम लगेगा. तो इसलिए महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई है इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है. उनको ये समझना है कि पूरा आयुष्य, पूरी यही. जिंदगी पड़ी. तो lavish, पहले तो lifestyle पहले जीना तो है. लाइफस्टाइल के कारण, यानी मैंने जिनसे भी बात की ना, तो वो बच्चे ये कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल जैसे हमारी बन गई है अभी, उस तरह से हम लोग जी रहे हैं अभी और इंडिपेंडेंट है. फिर हम कैसे हो जाएंगे, हम बंध जाएंगे, तो हमारा जो चल रहा है प्रोग्रेस वो रुक जाएगा. मैंने ये बात की. शादी उनको बंधन लगता है. तो मेरा ये कहना है कि इसको बंधन ना समझिए. आप दो महत्वाकांक्षी यदि साथ में हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे. समझ करके, फैमिली को साथ में लेकर के, समाज को साथ में लेकर के, दोनों मिल करके और अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे तो ज़िंदगी पड़ी है ना उनके लिए. उनको पहले क्यों सब कुछ चाहिए, इतने जल्दी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ले, अच्छा समझते हुए आगे बढ़े. एक्चुअली मैडम
मैंने ये भी देखा है कि महत्वाकांक्षाएं दोनों की रहती है, लड़के की भी और लड़की की भी रहती है, और दोनों लड़के लड़की की वजह से ही पेरेंट्स परेशान हो गए हैं। आज जो भी पेरेंट्स से मिलो वो बोलते हैं कि बच्चे नहीं करना चाहते तो हम क्या करें। और मैडम जैसे आपने कहा कि चैट बच्चों की करवाइए, उनसे बातचीत करिए शादी के पहले, तो वो चैट इतनी लंबी चलती कि चैट में उनके झगड़े हो जाते हैं, तो सगाइयाँ टूट जाती हैं। सगाई होने के बाद में सगाइयाँ टूट जाती है, ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं। इसीलिए तो मैच्योरिटी की ज़रूरत है ना, जो बताया मिनल मैडम ने। हाँ, तो वो मैच्योरिटी पता नहीं क्यों बच्चों में पढ़ने के बाद भी बावजूद भी वो मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है। वो इसका कारण ये है कि दे आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी रेडीमेड, मतलब बना बनाया तैयार एवरीथिंग। मुझे पार्टनर भी रेडीमेड तैयार चाहिए, जैसा मुझे जैसे अपन मॉल में जाते हैं, मुझे एक बैग खरीदनी है तो मुझे जो जैसी बैग चाहिए जब तक वो नहीं मिलती मैं नहीं लेती। एक परसेप्शन बना के चलते हैं, माइंड में जो तो चल रहा है। ये जो रेडीमेड मुझे जैसे चाहिए वैसे मिलना चाहिए, ये जो बेसिक एक थिंकिंग है ना, क्योंकि वो हमने बनाई है, हम पेरेंट्स ने बनाई है। क्योंकि जब वो बच्चा छोटा केजी में था, उसको वाटर बॉटल खरीदी करनी थी, हम उसको मॉल में ले गए थे और उसको पूछा था ये 100 वाटर बॉटल्स है, तेरे को कौन सी चाहिए? तो वाटर बॉटल भी उसने KG1 में अपनी चॉइस से जैसे चाहिए थी वैसे ले ली। तो ये आदत हमने उसको डाली है। बरोबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपग्रेडेड पेरेंट्स होते हुए भी हमने कहीं गलती की है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे हमने काफी ज़्यादा तवज्जो ज्यादा। दिया है, खुशी किस चीज़ में है वो हम भूल जाते हैं। फिर वो काफ़ी लेट उम्र में पता चलता है कि जितना तुमने जमा किया उसमें खुशी कुछ भी नहीं थी, जो सुख समाधान था वो तो कहीं और कुछ और ही चीज़ों में होता है, बट वो बहुत लेट हमें समझ में आता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स में संस्कार ही अच्छे डालना। संस्कार का मीनिंग रिलीजियस होना नहीं है या स्पिरिचुअल होना भी नहीं है। संस्कार का मीनिंग ही यह है कि उसे समझदारी कितनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम जब कोई आप चीज़ संस्कार की है। बात कर रहे हैं ना, मैं इंटरप्ट करूं कि संस्कार तो हम अच्छे ही दे रहे हैं। हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो 45 से 60 की अभी जो जनरेशन है, उन्होंने बहुत सारे संस्कार बच्चों को दिए ही हैं, लेकिन बाहर जब वो निकले हैं तो बाहर निकलने के बाद जो उनको संगत मिली, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने ज़्यादा सीख लिया है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे संस्कार हमारे घर तक रह गए। नहीं, फिर भी जो बच्चा समझदार है वो चाहे कोई भी वातावरण में रहे उसको फर्क नहीं पड़ता है। वही तो है ना, वो उसी को ही मैं संस्कार कह रही हूँ। वो चाहे कहीं भी कोई भी देश में चला जाए, वो क्यों हम रोके उसको? वो कितना भी प्रोग्रेस कर ले, कैसे भी लोगों के साथ में रहना ही है ना, जैसे हम रह रहे हैं। हमें भी कितने टाइप के लोगों के साथ में मिलना है, उठना बैठना है, तो हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं ना। बच्चा भी वही सीख जाता है। तो उसको वो समझदारी एक बार आने लगी तो उसे मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई तकलीफ होनी चाहिए। हमें तो यही सिखाना है ना यंग जनरेशन को कि बस ऐसी समझदारी से आगे बढ़ो। येस, हाँ. लेकिन हे समाजात ते मुलांना हे पालक किंवा घरातली वडील माणसं जे सांगत असतात तेव्हा बरेचदा त्यांच्या पण काही चुका होत असतात आणि आपल्या नातेवाईक मंडळी किंवा सासू सासरे आई वडील ही जी नाती आहेत ना, त्याच्यामध्ये बरेचदा चूक अशी होते की आपण ज्याला इन्व्हॉल्वमेंट म्हणतो ते कधी कधी इंटरफिअरन्स असतं. तो इट इज अ व्हेरी थिन लाईन. त्यामुळे आपली इन्व्हॉल्वमेंट आहे का आपला इंटरफिअरन्स होतो आहे नवरा बायकोच्या नात्यामध्ये, आणि आर वी द कल्प्रेट. कारण आता जे एक स्टॅटिस्टिक्स बाहेर आलेलं आहे, ज्या डायव्होर्स केसेस आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये जवळजवळ 35 ते 40% घटस्फोट होण्याचं कारण हे पेरेंट्सचं इंटरफिअरन्स हे आहे. इंटरफिअरन्स किंवा आपण म्हणू टू मच केअरिंग. नाही तुम्ही टू मच केअरिंग म्हणजे ते इंटरफिअरन्स पर्यंत या शायद हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से. आपल्याला असं वाटतं आपण केअर करत आहे, पण दॅट इज ऍक्च्युअली आपण इंटरफिअर करतो. त्यांना त्यांची स्ट्रगल पण नाही करू देत. आपल्याला त्यामुळे ही एक जाणीव मनामध्ये ठेवून आपल्याला ती लिमिट ओळखता येणं, एक पेरेंट म्हणून, एक वडीलधारी व्यक्ती म्हणून आपण अनुभव जगाचा घेतलेला आहे. आपण बरे वाईट दिवस बघितलेले आहेत, आपण चांगली वाईट नाती बघितली. त्यामुळे माझ्या मुलांमध्ये, माझ्या घरामध्ये, त्या नात्यामध्ये, कारण शेवटी अल्टिमेटली प्राईम इम्पॉर्टन्स हे पती पत्नीचं नातं आहे. दॅट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्यामुळे त्याच्यामध्ये माझी होत असलेली जी काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे ती वेलकमिंग आहे का, ती पाहिजे आहे का ती नको असताना मी घालतीये. सो यू हॅव टू बी केअरफुल.
त्यामुळे हा एक घरातल्या वडील माणसांचा हा एक महत्त्वाचा रोल आहे आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी सजग असलं पाहिजे. दे हॅव टू बी व्हेरी अलर्ट अँड अवेअर ऑफ इट. यस मैडम ने बहुत अच्छी बात हम लोगों को कही और मुझे लगता है कि हमारी सुनने वाली जो भी जनता है उसे और जो भी यूथ हमारी बात सुन रहे हैं आज बहुत फ्रूटफुल मुझे लगता है कि हमने बात यहाँ रखी है और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है. और हम सभी यही चाहते हैं कि यंग जनरेशन हमारी बात सुने, समझे और अपने आप को कोई भी तरीके से जैसा भी वो बदल सके, या उनको ये समझ में आने लगे कि ये क्या चीज़ है, ये जो विवाह संस्था है बस उसको समझ ले और उसको समझ करके उसको अपनाएं, ना कि ना अपनाएं, उसको अपना करके उसको आगे बढ़े. क्योंकि हम जब बढ़ेंगे आगे, संसार किस पर चला है? संसार तो बस एक बच्चा जन्म लेगा, एक माँ बच्चे को जन्म दे देगी, वो बच्चा और आगे बढ़ेगा, ऐसे ही हमारा संसार चलते रहेगा. तो ये समझने की चीज़ है. यस.